प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। वीकेआई रोड नंबर 14 का पूरा मामला है जहां पर यह आग लगी है। सूचना के बाद दमकल की टीमें मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर से इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। फैक्ट्री में एक भीषण आग लगी है। प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है। वीकेआई रोड नंबर 14 का पूरा मामला है जहां पर यह आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है और दमकल की टीमें मौके पर है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। कोशिश ये की जा रही है दमकल के विभाग की तरफ से कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की फैक्ट्री और प्लास्टिक में तेजी से आग फैलती है जिसके चलते आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धुएं के गुब्बार भी आपको नजर आ रहे हैं। वीकेआई रोड नंबर 14 का पूरा मामला है जहां ये आग लगी है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। प्लास्टिक की फैक्ट्री है और इसमें भीषण आग लगी है। दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। दीपक, जयपुर में एक फैक्ट्री में आग लगी है, क्या काबू पा लिया गया इस पर? एक बार कोशिश करेंगे दीपक से फिर जुड़ने की, लेकिन एक बार फिर मैं आपको खबर बता दूं कि जयपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वीकेआई रोड नंबर 14 पर यह फैक्ट्री है और बताया जा रहा है कि प्लास्टिक में आग लगी है। धुएं के गुब्बार आप देख सकते हैं। लोगों ने सूचना के बाद दमकल को बुलाया और मौके पर दमकल की टीमें पहुंचती हैं। उसके बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए। सबसे पहले आपको तस्वीरें बता रहे हैं जयपुर से जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। अब इसमें कितना नुकसान हुआ है और ये आग कितनी तेजी से फैली है अब इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों से कि किस तरह से भयंकर आग, भीषण आग जो है वो जयपुर में इस फैक्ट्री में नजर आ रही है। दीपक हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जयपुर में फैक्ट्री में आग की सूचना है, क्या अपडेट है ग्राउंड से? क्या आग पर काबू पा लिया गया है और कितना नुकसान हुआ है? और बिल्कुल देखिए, लगभग 1 घंटे पहले की ये आग है। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी जो आग है वो लग रही है और रोड नंबर जो 14 है वहां पर एक फैक्ट्री है वो बताई जा रही है और इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का कुछ इक्विपमेंट है, वहां पर ये आग लगी है। क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो प्लास्टिक है, तो ऐसे में जो आग है वो ज्यादा फैल रही है और उसकी धुआं जो है वो और ज्यादा जहरीली हो गई है, जिसकी वजह से आसपास के जो फैक्ट्री एरिया है उनको लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी दमकल की लगभग 4 से 5 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है और सभी को जो अंदर थे उनको सभी को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये फिलहाल अज्ञात है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग है वो लगी है। अब नजर बनाए रखिए। तो कुल अपडेट इसमें यह है कि अभी आग पर काबू नहीं पाया गया और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने की कवायद अब शुरू हो गई है। राज्य सरकार अब पुरानी पेंशन से हटकर एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने उन संस्थाओं, निगमों, बोर्ड को न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की छूट दे दी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इन संस्थानों में अब तक ओपीएस स्कीम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है। सरकार कह रही है खजाना खाली है, तो क्या ओपीएस से पलटने का मतलब है कि कर्मचारियों के भरोसे से खिलवाड़ किया जाए या ये आर्थिक मजबूरी है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के फिर से बंद होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने घाटे में चल रही संस्थाओं को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू करने की छूट दे दी है। इन संस्थानों में अब तक ओपीएस स्कीम है। इनमें बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थाएं और विश्वविद्यालय शामिल हैं।
वित्त विभाग ने कमजोर आर्थिक स्थिति वाली संस्थाओं को ओल्ड पेंशन बंद करने की छूट के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिन बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के पास पेंशन फंड में पैसा नहीं है, वो अपने स्तर पर बोर्ड में फैसला करके सरकार से मंजूरी के बाद न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओपीएस को एनपीएस में कन्वर्ट अब भी नहीं कर रही है। उन्होंने विकल्प एक इस बात का रखा है कि जो ऐसे संस्थान हैं जो स्वयं वित्त पोषित नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है देने का स्थिति में, उस स्थिति में उन्होंने विकल्प दिया है कि आपके जो फंड पहले पीएफ में सारे जमा, उनके आधार पर एनपीएस की स्कीम को ला करके उसको चालू करने का उसके लिए बाध्यता नहीं है। सब कर्मचारियों को ऑप्शन दिया है कि आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या ये माने कि आर्थिक ढांचा बेहतर करने की दिशा में ये कदम होगा? राजस्थान सरकार अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों का वित्त पोषण करेगी। स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए पुराना ही कंसेप्ट है कि आज विश्वविद्यालय जितने हैं सब ऑटोनोमस बॉडीज हैं, और आपको ध्यान है लंबे समय तक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की तनख्वाह और विषय करते थे। पहले पेंशन स्कीम नहीं होती थी विश्वविद्यालयों में, बाद में जाकर के पेंशन स्कीम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट की निकलने के बाद। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने ओपीएस को लेकर इस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए मांग की है कि सरकार इसे तुरंत निरस्त करे और वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाओं को आर्थिक सहायता देकर ओपीएस लागू रखे। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर अब ओपीएस को बंद किया गया तो कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम है और जीपीएफ के ऑप्शन पहले से थे, परंतु पिछली सरकार द्वारा जो सीपीएफ के कर्मचारी थे उनको बड़े संघर्षों के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया। परंतु वर्तमान सरकार द्वारा जिस प्रकार से परसों कल नए आदेश जारी किए हैं कि पुनः जो निगम है, बोर्ड है, जो घाटे में चल रहे हैं, जबकि देखिए कहने का मतलब ये अर्थ है कि उनके लिए एनपीएस लागू की जाए, विकल्प खोले जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निगम बोर्ड है, चाहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, ये राज्य सरकार के जनता को सस्ती, सुलभ और बेहतरीन यातायात प्रणाली उपलब्ध हो, इसके उद्देश्य से इसकी का गठन किया गया है। पहले ओपीएस का कमिटमेंट हो चुका था पिछली सरकार द्वारा, और इस सरकार ने भी जब से आए हैं इन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं किया, लेकिन अब सरकार की मंशा या प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा रही, क्योंकि कर्मचारी ओपीएस लेने लग गए हैं। बहुत से लोग जो रिटायर हुए ओपीएस लेने लग गए हैं और पुराने कर्मचारी ओपीएस ले रहे हैं। अब सरकार एनपीएस की बात करके क्या कहना चाहती है ये समझ से परे है। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कर्मचारी वापस आक्रोशित हो और एक आंदोलन को मोड़ देना पड़े। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो स्टेट में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। पिछली सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी वो हिंदुस्तान में पहला स्टेट है राजस्थान, और यहाँ पे राज्य के कर्मचारियों के साथ साथ बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाएं और अन्य जितने भी राजकीय उपक्रम हैं उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। परंतु 2 साल हो गए राज्य की सरकार को, हमने कई बार राज्य की सरकार से मांग रखी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में खुलासा कीजिए, परंतु राज्य सरकार ने खुलासा के बजाय कल जो आदेश जारी किया है और उस आदेश के अनुसार जितनी भी स्वायत्तशासी संस्था, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन है, उन्हें यहाँ तक कि कह दिया है कि जो भी जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो राज्य सरकार से अनुमोदित करा के और पुरानी जो 2004 के बाद की जो ईपीएफ, एनपीएस और सीपीएफ की जो पेंशन चालू थी वो अपने स्तर पे उन्हें लागू कर दिया जाए और जो भी पैसे कर्मचारियों की जमा है उन्हें ब्याज सहित लौटाया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस उन्हें सुरक्षा देता है, जबकि एनपीएस में उनका भविष्य बाजार के भरोसे है। इसलिए चलिए अब आपको बताते हैं ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। इसमें पीएफ में जीपीएफ की भी सुविधा थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती। सैलरी का करीब 50% पेंशन में मिलता। नौकरी में मौत पर अनुकंपा पर नौकरी भी मिलती। फैमिली को भी पेंशन का प्रावधान था। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में बेसिक प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। वहीं शेयर बाजार पर बेस्ड होने से ये असुरक्षित माना जा रहा है। 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी भी नहीं है। वही पेंशन के लिए एनपीएस का 40% निवेश जरूरी है। एक और कर्मचारी उम्मीदों का बोझ, दूसरी ओर सरकार की आर्थिक विवशता।
ओपीएस पर सरकार खुलकर जवाब देने से बचती आ रही है। ओपीएस की वापसी पर सरकार की ओर से गोलमोल जवाब ही आता रहा है। जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो राजस्थान से अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका बोरिया बिस्तर जो है वो सिमटने वाला है। अब आप इसको ग्राफिक्स के जरिए समझिए, अब इसको ओपीएस नहीं आप एनपीएस कहिए। यानी राजस्थान में अब शुरुआत हो चुकी है ओपीएस की और इसका बोरिया बिस्तर जो है सिमटने वाला है। तो राजस्थान सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला है और ओपीएस को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव जो है ये अब होने जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। पेंशन का बोझ उठाने में जो सक्षम नहीं है, ओपीएस की जगह अब एनपीएस को लागू कर दें। साथ ही सीपीएफ और ईपीएफ जैसी व्यवस्थाएं जो हैं वो भी लागू की जाएंगी। अब आपको आगे हम बताते हैं पेंशन की जो गणित है उसको आपको समझाते हैं। वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बयान दिया है कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सरकार फिलहाल एनपीएस को बंद नहीं कर रही है, नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू करना पड़ेगा। पुराने कर्मचारियों को ओपीएस लाभ जो है वो मिलता रहेगा, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पुराने कर्मचारियों को मिलता रहेगा। बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं और विश्वविद्यालय एनपीएस, सीपीएफ और ईपीएफ व्यवस्था पर यह बड़ा फैसला हो सकता है। अब आपको आगे बताते हैं कि गहलोत सरकार का यह फैसला था जो अब बदलने जा रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया था 20 अप्रैल 2023 को जीपीएफ का यह फैसला लिया गया था, जिसके बाद कई संस्थाओं में ओपीएस को लागू किया गया था। अब वित्त विभाग ने विचार के बाद नए निर्देश जो हैं वो दिए हैं। वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाओं को ओपीएस से हटने की अब यहां पर छूट दे दी है और यह आदेश उन संस्थाओं के लिए भी स्पष्टीकरण है जिन्होंने ओपीएस लागू करने का निर्णय किया था और साफ किया गया कि वहां राशि लौटाई नहीं जाएगी। आज हम आपको प्रदेश की हेल्थ सिस्टम की अब बात करते हैं। पूरी तस्वीर दिखाई जाएगी, वो भी कैग की रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरें और आंकड़ों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ मॉडल है वो इतना भयावह क्यों है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर हैं। ये सीएजी की ओर से की गई परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर खामियां इसमें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब सभी स्वास्थ्य संस्थानों को डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल और इलाज पर पड़ा है। इसके साथ ही मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी कमी आई है। देखिए ये रिपोर्ट जो राजस्थान के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलती है। इलाज के लिए डॉक्टर नहीं, अस्पताल में नर्स नहीं, नर्स के साथ स्टाफ नहीं, अस्पताल बस नाम के रह गए हैं। राजस्थान का हेल्थ सिस्टम जो लोगों की जान बचाने के लिए वो खुद अब वेंटिलेटर पर है। कैग की रिपोर्ट ने राजस्थान के स्वास्थ्य तंत्र की ऐसी हकीकत सामने रखी जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। कैग की 2016 से 2022 की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। कैग रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स की कमी है। कमी की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में मानव संसाधन की कमी है। मानव संसाधन की कमी से आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि किन जिलों में डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिक्स की कितनी कमी है। जिला अस्पतालों में कमी, डॉक्टर्स 26%, नर्स 12%, पैरामेडिक्स 41%। मतलब अस्पतालों की बिल्डिंग तो बन गई लेकिन मरीजों को इलाज देने वाला कोई नहीं। कई जगह डॉक्टरों की जगह कंपाउंडर या वार्ड बॉय देख रहे हैं मरीजों को। कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट 2016 से 22 के मुताबिक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स की सबसे ज्यादा कमी राजधानी में है। कहां कितनी जगह खाली हैं? जयपुर में 65.61%, बारा में 49.11%, जालौर में 43.12% और पाली में 40.53%।
वहीं राजसमंद में 39.50%, प्रतापगढ़ में 39.48%, चित्तौड़गढ़ में 39%। जिला अस्पताल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह स्टाफ की भारी कमी है। मरीज घंटों इंतजार करते हैं। कई अस्पतालों में तो डिलीवरी के लिए नर्स तक नहीं मिलती। नर्सों की सबसे ज्यादा कमी जोधपुर 33.97%, बाड़मेर 32.32%, बीकानेर 29.57%। बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है कि मेंटल हेल्थ से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। लोग बताते नहीं हैं, पर जैसे लोग जैसे ब्लड शुगर की गोली लेते हैं और ब्लड प्रेशर की लेते हैं, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ को रिलैक्स करने के लिए बहुत लोग लेते हैं, बताते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ थोड़ी इम्बैलेंस हो तो लोगों से छिपाते हैं, कि लोग कहते हैं पागल हो गया है ना। अब वो ज़माना बदल गया है, स्ट्रेस इतना आ गया है, और आपके खान पान में आपका लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, तो इसको एड्रेस करना, मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे विभाग के अंदर इसको और इम्पोर्टेंस हम देंगे। नर्सों के साथ साथ परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है। सरकार के दावे और जमीनी हकीकत दोनों में अब भी बड़ा फर्क नजर आता है। कमी ना होती तो राज्य में मेडिकल स्टाफ की कमी का ये आंकड़ा ना आता। राज्य में मेडिकल स्टाफ की कमी, डॉक्टर 35.5%, नर्स 18.5%, पैरामेडिक्स 55.8%। कैग की ये रिपोर्ट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये चेतावनी है कि अगर अभी भी सुधार नहीं हुआ तो हाल और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो जो हेल्थ सिस्टम है राजस्थान में वेंटिलेटर पर है। राजस्थान में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनकी स्थिति इतनी गंभीर क्यों है। सीएजी की रिपोर्ट में हेल्थ सिस्टम पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 2016 और 2022 तक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कई खामियां पाई गई हैं। मेडिकल स्वास्थ्य सेवा में हर लेवल पर स्टाफ की कमी देखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में 35.5% तक डॉक्टर्स की कमी है। आप देख सकते हैं ये बड़ा आंकड़ा है। साथ ही डॉक्टर्स की कमी है, नर्स जो है वो उनकी कमी भी यहां पर है 18.5% और पैरामेडिकल स्टाफ है 55.8% कमी है। तो ये राजस्थान के हेल्थ सिस्टम की तस्वीर हम आपको समझा रहे हैं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में ज्यादा स्थिति और खराब है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पैरामेडिक्स स्टाफ की 63% कमी आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए यह आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। तो रेतीले इलाकों की बात करें, यहां पर स्थिति और ज्यादा भयानक है। इन इलाकों में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी देखी गई है। जब 2022 में बाड़मेर में 32.32% स्टाफ की कमी थी, जोधपुर में अगर बात करें तो वहां पर 33% से ज्यादा और बीकानेर में तो 29% से ज्यादा कमी है। तो ये आंकड़े जो हैं ये हैरान करने वाले हैं। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट में 48% की कमी है। तो ये राजस्थान के हेल्थ सिस्टम की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं सरकारी सिस्टम में कमी ही कमी है। चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी सेवाओं की कमी है। आवश्यक सेवाओं और सहायकों की भारी कमी यहां पर है। इमरजेंसी में मरीजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आम आदमी को सेवाओं से महरूम रहना पड़ता है। ये हम आपको राजस्थान के हेल्थ सिस्टम की बात बता रहे हैं। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के 18,026 पद जो हैं स्वीकृत हैं, इसमें से सिर्फ 14,033 ही भरे जा सके हैं अभी तक। तो ये तस्वीर हमने आपको राजस्थान के हेल्थ सिस्टम की बताई। आगे बात करते हैं राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की। आईसीयू में आग लगने से हुई 6 मरीजों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये एनडीटीवी सवाल उठा रहा है। राज्य सरकार ने ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज और अस्पताल अधीक्षक को पद से हटाकर औपचारिकता पूरी कर ली। हादसे के 5 महीने पहले मेडिकल कॉलेज के अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार सिंगल ने पत्र लिखकर बताया था कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बच जाती 6 जिंदगियां, नहीं होता यह हादसा। चेतावनी दी गई थी। पहले अधीक्षक को चेताया, फिर प्रिंसिपल को अलर्ट किया। हादसे के 5 महीने पहले 28 मई 2025 को
इस चिट्ठी से अगर एसएमएस अस्पताल का प्रशासन जाग गया होता तो ये तस्वीर ना देखनी पड़ती। चिट्ठी पर एक्शन ले लिया गया होता तो इतना बड़ा अग्निकांड ना होता। ये वो लपटे हैं जिनका डर पहले ही जताया गया था। जिस जगह पर ये आग लगी वहाँ तमाम खामियां थी, क्योंकि जिसने पहले खतरे की घंटी बजाई आज उसी को दोषी बना दिया गया। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव तौर पर ऐसे लेटर मौजूद हैं जिनसे ये साफ होता है कि हॉस्पिटल में आग लगने की घटना महज हादसा नहीं बल्कि सीधे तौर पर लापरवाही है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को ट्रॉमा सेंटर के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने पत्र लिखा था। किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त करना अथवा हटाना ये राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है और राज्य सरकार ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे इस पद पर नियुक्ति भी थी नोडल अधिकारी के पद पे, और उस कर्तव्य की अनुपालना में जो मुझे आवश्यक सूचनाएं अपने तंत्र के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करनी थी, वो मैं समय समय पर करता रहा हूँ। इस पत्र में उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई व्यवस्था को लेकर खतरा बताया था और दुरुस्त करने के लिए प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी थी। हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी को पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं और वो पैसा डिफरेंट मदों में ट्रांसफर कर चुके हैं और उसमें इलेक्ट्रिक का भी पैसा है। मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता और ना मैं पढ़ूंगा। आप जैसे ही रिपोर्ट आए आप उसके हिसाब से इस पर निर्धारण करना कि गलती किसकी। चिट्ठी पर ना तो सुरक्षा बढ़ाई गई, ना जांच हुई, ना कार्रवाई हुई, लेकिन जो एक्शन लिया गया वो भी हादसे के बाद, और जिसने चेताया था उसी को बलि का बकरा बना दिया गया। यदि किसी भी प्रकार के हादसे की आशंका हो तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करूं, तो वो मैंने प्रयास किया है, पूर्व में सूचित किया, संभावना के बारे में बताया और यही मेरा कर्तव्य भी था। कई बार समय समय पर मैंने जो जैसी परिस्थिति रही उसके अनुरूप मैंने पत्र लिखा। चेतावनी देने वाले अफसर ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन अफसरशाही की राजनीति में उसे गलत ठहरा दिया गया। फाइलों में सस्पेंशन का आदेश जारी हुआ और असली लापरवाह लोग अब भी कुर्सियों पर हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हाल ही में हुए अग्निकांड के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के अंदर साफ तौर पे जिस एक्सीएन इंजीनियर ने हादसे से कुछ दिन पहले ही जो है इसकी जानकारी दी थी कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसके अंदर खामियां है, लेकिन उस जानकारी को देने के बावजूद भी जो है वहां पर जो है उसको सुधारा नहीं जाता है और नतीजन जो है अग्निकांड की चपेट में आईसीयू आ जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस इंजीनियर के द्वारा एक्सीएन के द्वारा जो इसकी पूरी जानकारी दी गई थी उसी को जो है यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। उसके निलंबन के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए निलंबन को लेकर तो यहाँ पर प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है वो डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है और साथ ही जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी निष्पक्ष जांच होगी उसको लेकर जो है यहाँ पर मांग की जा रही है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।